जी गाइस, वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको डोमेन सेलेक्ट करने के हवाले से, रिसर्च डोमेन सेलेक्ट करने के हवाले से, ब्रॉड एरिया डिफ़ाइन करने के हवाले से वीडियो जो है वो दिखाई थी। ठीक है, आपने जो है वो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की होंगी कि किस तरह से आप अपने ब्रॉड एरिया को या रिसर्च डोमेन को फाइनलाइज करते हुए तीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना बेस पेपर जो है वो फ़ाइनल कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा कि जब आप अपना बेस पेपर फ़ाइनल कर लेते हैं तो उसके बाद अगला मरहला क्या होता है। अगला मरहला होता है अपने टॉपिक को रिफ़ाइन करना, कि बेस पेपर को हम एज़ इट इज़, जो कुछ बेस पेपर का टाइटल लिखा हुआ है उसको एज़ इट इज़ तो नहीं चला सकते, उसको हमने थोड़ा सा रिफ़ाइन करना होता है अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत उसको चेंज करना होता है। ठीक है, ताकि हम इनिशियल स्टेप ले सकें और इंट्रोडक्शन सेक्शन को लिखने की तरफ जा सकें। तो इसमें मेरी कुछ रिकमेंडेशन है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे, मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बेस पे, क्योंकि मुझे तकरीबन कोई 8 से 9 साल हो चुके हैं रिसर्च करते हुए। मेरी तकरीबन इस वक्त मोर दैन 16 पब्लिकेशंस हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसकी बेस पे मैंने कुछ रिकमेंडेशन तैयार की हैं। इनिशियल प्रोसेस ये होता है कि जब आप अपना एक बेस पेपर सेलेक्ट कर लेते हो किसी भी अच्छे जर्नल का, तो उसमें से कुछ चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं। पहला तो ये कि या तो आप पूरे बेस पेपर को कम्प्लीटली रीड कर लो। ठीक है, अगर आपको मुनासिब लगता है कि आप पूरे बेस पेपर को रीड कर सकते हो तो आप पूरे बेस पेपर को रीड कर लें। ठीक है, अगर आप पूरे बेस पेपर को रीड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको समराइज़ कर लें। समराइज़ करने के लिए उसके एब्स्ट्रैक्ट को देखना पड़ता है। सो अगर आपका जो आर्टिकल है वो एक अच्छे जो है वो जर्नल के ग्रुप में से है, लाइक एमरल्ड है, एमरल्ड का एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही सिस्टमेटिक लिखा होता है, इजीली समझ भी आ जाता है, उसमें तमाम चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाती हैं। तो समराइज़ कर लें आप अपने बेस पेपर को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। सबसे पहले आप उसमें चेक कर लें कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है उस बेस पेपर का। फिर आप उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेक करें वो क्या है, कैसे मैयर हो रहा है, डिपेंडेंट कैसे मैयर हो रहा है, इंडिपेंडेंट कैसे मैयर हो रहा है। देन आप ये चेक कर लें कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के रिलेशनशिप को कोई थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है, क्या वो थ्योरी उस बेस पेपर में मौजूद है या नहीं है। क्योंकि अगर थ्योरी बैक कर रही होती है तो हम उसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंडर कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन अगर थ्योरी मौजूद ना हो तो फिर हमें उस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का की प्रिंसिपल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस तरह से इंडिपेंडेंट जो है वो डिपेंडेंट को अफेक्ट कर रहा है, इसका की प्रिंसिपल क्या है। अब की प्रिंसिपल से मुराद क्या है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अब डिमांड का जो की प्रिंसिपल है वो ये कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड नीचे आती है। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसी तरह अगर प्राइस जो है वो कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। अब ये क्या है, ये की प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी डिमांड नीचे आएगी, जब भी जो है वो प्राइस नीचे आएगी डिमांड बढ़ जाएगी। इसको हम की प्रिंसिपल कहते हैं। तो की प्रिंसिपल की बेस पे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनता है, और अगर बैक एंड पे कोई थ्योरी हो जो इस रिलेशनशिप को, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को अगर कोई थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है तो वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनता है। तो ये आपने चेक कर लेना है कि आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और बैक एंड पे अगर कोई थ्योरी है तो उस थ्योरी का क्या नाम है, उसकी डिटेल क्या है, उसको फाइंड आउट कर लेना है। अदरवाइज दिस वुड बी अ कंसेप्चुअल रिलेशनशिप, और कंसेप्चुअल रिलेशनशिप का हमें की प्रिंसिपल जो है वो सर्च आउट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है की फाइंडिंग। आपके बेस पेपर में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे अफेक्ट कर रहा है, वेदर इट इज़ अफेक्टिंग इट इन पॉजिटिव वे, वेदर इट इज़ अफेक्टिंग इट इन अ नेगेटिव वे, और फिर ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये भी आपने पता चलाना है। उसके बाद ये कि जो आपके बेस पेपर में मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, क्योंकि किसी भी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए ना डाटा कलेक्शन का मेथड क्लियर होना ज़रूरी होता है।
अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। टॉपिक वो सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टडी भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन भी बना लेते हैं, लिटरेचर भी बना लेते हैं, मेथोडोलॉजी भी बना लेते हैं। उसके बाद जब डाटा कलेक्शन की बारी आती है तो पता चलता है कि ये डाटा तो कलेक्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो बेस पेपर के अंदर जो सोर्स इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, या तो क्वेश्चनेयर मिसिंग है, ठीक है, जिस क्वेश्चनेयर के ज़रिए डाटा कलेक्ट किया गया था वो क्वेश्चनेयर ही बेस पेपर में मौजूद नहीं है, ठीक है, या फिर ये होता है कि अगर वो सेकेंडरी डाटा रिसर्च का पेपर है तो बाज़ औक़ात जो है जिस सोर्स से वो डाटा कलेक्ट किया गया उसकी एक्सेस ही हमें नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ कंफर्म कर लें कि बेस पेपर के अंदर डाटा कलेक्शन का मेथड कौन सा इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इसको अपने हिसाब से रिफ़ाइन करते हैं इस पेपर को, तो आप डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, क्या जो वेरिएबल आपके बेस पेपर में मौजूद हैं, क्या कोई अल्टरनेटिव वे है कि जिसके ज़रिए आप उनका डाटा जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। अगर ये चीज़ स्टार्टिंग लेवल पे, स्टार्टिंग फेज़ पे कंफर्म हो जाए तो आपका जो टॉपिक है, जो आपका बेस पेपर है, वो आप फाइनल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है मेथड ऑफ एस्टिमेशन। बेस पेपर में कौन सा मेथड ऑफ एस्टिमेशन इस्तेमाल हुआ है, क्या आप उसको कंटिन्यू करना चाहोगे। अगर आप उसी मेथड ऑफ एस्टिमेशन को कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो आपको उसकी नो हाउ सीखनी पड़ेगी, ठीक है। मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, कुछ मेरे जैसे डाटा एनालिस्ट भी होते हैं जो इन चीज़ों को ट्रेनिंग के ज़रिए समझा देते हैं, सिखा देते हैं। स्टैटिस्टिशियंस को भी पता होते हैं। तो मेथड ऑफ एस्टिमेशन जो है उसके बारे में भी कंफर्म होना चाहिए आपको कि ये अप्लाई हो भी सकता है या नहीं। बाज़ मेथड ऑफ एस्टिमेशंस ऐसे होते हैं जो हमारी कंट्री में किसी को नहीं आते होते, तो आप ये कंफर्म कर लें कि जो बेस पेपर का मेथड ऑफ एस्टिमेशन है, क्या आपके किसी जानने वाले को या कोई ऐसा बंदा जो आपके कांटेक्ट में हो, या कोई ऐसा सोर्स जिसके ज़रिए वो मेथड ऑफ एस्टिमेशन आप सीख सकें, ठीक है। अगर ये चीज़ भी कंफर्म हो जाती है तो टॉपिक फाइनलाइजेशन में आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद ये भी चेक कर लेना आपने कि जो आपकी बेस स्टडी है वो किस सेक्टर पे, किस इंडस्ट्री पे या किस टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर कंडक्ट हुई है। आप अल्टरनेटिवली जो है वो अगर टारगेट पॉपुलेशन चूज़ कर रहे हैं तो आप क्या चूज़ करेंगे। अब इसमें दो राय हैं। एक राय तो ये है कि अगर तो प्राइमरी डाटा रिसर्च है, ठीक है, जो क्वेश्चनर के थ्रू रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट की जाती हैं, अगर तो वो रिसर्च है तो आप इनिशियल लेवल पे उसकी टारगेट पॉपुलेशन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक एक स्टडी है वो अमेरिका में हुई हुई है, ठीक है, और उन्होंने बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंडक्ट की हुई है क्वेश्चनर के थ्रू, और आप उसी स्टडी को पाकिस्तानी जो बैंकिंग एम्प्लॉयज़ हैं उस पर अप्लाई करना चाह रहे हो, तो इट्स मीन कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनकी टारगेट पॉपुलेशन उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से है, आपकी टारगेट पॉपुलेशन आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से है। तो ऐसी सूरत में आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन फौरी तौर पर सेलेक्ट कर सकते हो। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी डाटा एनालिसिस यू हैव टू फाइंड आउट वेदर कि जनाब जो आपका बेस पेपर है, जिस तरह की उस पर स्टडी कंडक्ट हुई हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी स्टडी को किसी शख्स ने आपके रीजन में रहते हुए जिस सेक्टर को आप चूज़ करना चाह रहे हो उस पर पहले कंडक्ट किया हो, या तो आप इस चीज़ का एनालिसिस कर लो, ठीक है, कि फ़र्ज़ करें कि एक सेकेंडरी डाटा रिसर्च है वो अमेरिका में जो है वो बैंकिंग सेक्टर में हुई है और आप उसको पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इस तरह की कोई स्टडी ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में तो नहीं हुई हुई। अगर हुई भी है और वो काफ़ी पुरानी स्टडी है तो फिर तो टाइम का गैप आ जाता है, टाइम लैप्स आ जाता है। ऐसी सूरत में आप जो है वो सेम सेक्टर चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर टाइम लैप्स नहीं है, अभी रिसेंटली कोई स्टडी कंडक्ट हुई है इसी टॉपिक के ऊपर जिसमें सेम सेक्टर यूज़ हुआ हुआ है, तो कोशिश करें कि सेकेंडरी डाटा के लिए फौरी तौर पर टारगेट पॉपुलेशन चूज़ मत करें, ठीक है। टॉपिक को आप रिफाइन कर लें लेकिन टारगेट पॉपुलेशन को इन केस ऑफ सेकेंडरी डाटा फौरी तौर पर फाइनल मत करें। फैक्ट शीट के ज़रिए पता चलाएं कि किस किस सेक्टर में आपके रीजन के अंदर स्टडी ऑलरेडी इस टॉपिक पे हो चुकी है और कौन सा सेक्टर ऐसा है जिस पे ये स्टडी कंडक्ट नहीं हुई भी, तो उस सेक्टर के ऊपर अपनी स्टडी को अप्लाई करने की कोशिश करें।
तो ये होता है बेसिकली एक इनिशियल प्रोसेस टॉपिक की सिलेक्शन और उसकी रिफाइनमेंट के हवाले से। मैं दोबारा बता दूं, जो बेस पेपर आपने चूज़ किया होगा सबसे पहले उसका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखें, फिर ये देखें कि जो आपके इंडिपेंडेंट का इम्पैक्ट डिपेंडेंट पे पड़ रहा है इसके बैक पे कोई थ्योरी मौजूद है या नहीं है, ठीक है। फिर ये चेक करें अगर थ्योरी मौजूद नहीं है तो की प्रिंसिपल क्या है इनके रिलेशनशिप का, उसकी बेस पे आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना सकते हैं। की फाइंडिंग्स क्या हैं, ठीक है। डाटा कलेक्शन कैसे होगा, क्या वो डाटा कलेक्शन अल्टरनेटिव मेथड से आप कर सकते हो या नहीं, ठीक है। मेथड ऑफ एस्टिमेशन अगर आप वही अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये कैसे आप सीखोगे, किसके ज़रिए करवाओगे, ठीक है। टारगेट पॉपुलेशन इन केस ऑफ प्राइमरी डाटा स्टडी आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी में थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है, पहले पता चलाना होता है कि सेम स्टडी जो है वो पहले कंडक्ट हुई भी है या नहीं हुई भी, ठीक है। उसके बाद अगला मरहला होता है जिसमें हमने टॉपिक फाइनलाइजेशन करना होता है, ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो आपके बेस पेपर का टॉपिक है ना उसको रिफ़ाइन करते हैं। जो भी आपके बेस पेपर का टॉपिक था उसको रिफ़ाइन कर दें। वही बातें जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताई थी कि कोशिश करें कि पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन अगर आपकी प्राइमरी रिसर्च है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी में थोड़ी सी एहतियात बरतनी होती है, फैक्ट शीट की मदद से कोशिश करें कि पता चलाएं कि कौन सी ऐसी टारगेट पॉपुलेशन है जिस पे ये स्टडी कंडक्ट नहीं हुई हुई। गैप एनालिसिस इस स्टेज पे मत करें क्योंकि गैप एनालिसिस करने के लिए कंप्लीट फैक्ट शीट बनानी पड़ती है। इसके अलावा मेथड ऑफ एस्टिमेशन अभी फाइनल मत करें। हो सकता है कि इसी डोमेन में या इसी रिलेशनशिप को बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एस्टिमेट किया गया हो, तो आप जो है प्रीवियस कोई 10 से 15 साल या 20 साल के जो पेपर्स हैं जिनकी बेस पे आप लिटरेचर रिव्यू लिखोगे उन्हीं की बेस पे आप एक फैक्ट शीट भी डिज़ाइन कर लें और उसके अंदर मेथड ऑफ एस्टिमेशन हर पेपर का दर्ज करते जाएं, जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेथड ऑफ एस्टिमेशन इस्तेमाल हुए हैं। और आखिर में टॉपिक फाइनलाइजेशन के लिए फ़ाइनल रिकमेंडेशन, ये टेबल लाजमी आप बनाएं जिसके ज़रिए आपको डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटर और मॉडरेटर, अगर आपकी प्राइमरी रिसर्च है तो मीडिएटर, मॉडरेटर की डायमेंशंस और उनके आइटम्स, इसी तरह डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डायमेंशंस और उनकी आइटम्स, इनका पता चल जाए। अगर आपकी सेकेंडरी डाटा रिसर्च है तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटर, मॉडरेटर, इन वेरिएबल के नाम और इनके फार्मूले, ये आप बेस पेपर में से ज़रूर नोट डाउन कर लें। और यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई नया वेरिएबल इनमें इंक्लूड कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली एक रिसर्च कंट्रीब्यूशन हो सकती है तो उसे भी इस टेबल में दर्ज कर लें। उसके बाद आप अपना टॉपिक जो है वो बिल्कुल रिफाइन मोड में लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि बेस पेपर को फॉलो करते हुए एक नया यूनिक टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, जिस पे आप अपनी स्टडी का आगाज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रिकमेंडेशन समझ आई होंगी और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।